Hello students, once again I welcome to all of you in this cute channel Maths Vihar। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ सेट्स में सबसेट्स से रिलेटेड, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आई होप आपने उन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और उन पर कमांड कर ली होगी। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। आज हमें पढ़ना है कुछ और टाइप ऑफ सेट्स हमें पढ़ने हैं। उनमें सबसे पहले हमें पढ़ना है पावर सेट। व्हाट इज ए पावर सेट? इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अ सेट containing all the subsets of A as its element. A set containing all the subsets of A as its element is called power set of A। मतलब ये हुआ कि there is a set A, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर A के सारे एलिमेंट्स को एक नए सेट के अंदर रख दिया जाए, अगर A के सारे सबसेट्स को एक नए सेट के अंदर रख दिया जाए तो वो जो नया सेट होगा वो होगा पावर सेट। आई रिपीट, देयर इज अ सेट ए हैविंग सम एलिमेंट्स। अगर हम उस ए के सभी सबसेट्स को एलिमेंट्स बना के एक नए सेट के अंदर रख दें तो वो जो नया सेट होगा वही होगा पावर सेट ऑफ ए। देखिए, सपोज दैट हमारा जो ए है वो कुछ इस तरह से है। अगर हम ए का पावर सेट बनाना चाहते हैं, पावर सेट किसी सेट का ही होता है, ठीक है, तो ए का हम कोई पावर सेट बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ए के सारे सबसेट्स पहले तो लिखेंगे। देखिए, ये एक सबसेट हो गया, ये भी एक सबसेट हो गया, ये एक सबसेट है, 1 2 को लेके एक सबसेट बना, 1 3 को लेके एक सबसेट बना, फिर 2 3 को लेके एक सबसेट बनेगा, और फिर 1 2 3 इनको लेके भी एक सबसेट बनेगा, और एक सबसेट 5। आप काउंट कीजिए, ये कितने हो गए? 8। देखिए, मैंने आपको बता चुका हूं कि ये जो 6 हैं ये हैं प्रॉपर सबसेट्स। दीज आर प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं इनको। और ये दो, एक ये वाला और एक 5। Every set is a subset of itself. Phi is the subset of every set. तो ये दो सबसेट्स अलग से होते हैं और ये होते हैं प्रॉपर सबसेट्स। अगर आपसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते थे? 2 to the power n। अब अगर आपको प्रॉपर सबसेट बताना है तो इन दो में को हटाना पड़ेगा। तो 2 to the power n minus 2, this is the total number of proper subsets। total number of proper subsets, right। तो ये कॉन्सेप्ट तो पुराना हो गया। चलिए फिर से हम लौट के आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है पावर सेट। तो बात ये हो रही थी, हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं। हमने इसके पहले सारे सबसेट्स बनाए। अब इन सबसेट्स को एलिमेंट बना के, देखिए एलिमेंट्स आप जानते हैं, कॉमा लगा के लिखते हैं हम। एलिमेंट्स बना के एक नए सेट के अंदर रख दिया जाए तो ये जो नया सेट आता है, दिस इज अवर पावर सेट। दिस इज द पावर सेट ऑफ ए, राइट। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। यू नो दैट set 1, 3, this set belongs to power set of A। ये बात सही लिखी है। देखिए, ये सेट पावर सेट ऑफ A का एक एलिमेंट है, तो this belongs to this। बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा, ये इसमें belong हुआ, जानते हो क्यों हुआ belong? ये इसलिए belong हुआ, पावर सेट में आने की एलिजिबिलिटी क्या है? What is the requirement to come in a power set for any element? पावर सेट के किसी भी एलिमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है उसमें एंट्री करने के लिए? तो देखिए, अगर ये पावर सेट का एलिमेंट है तो ये इसलिए इसका एलिमेंट बन पाया क्योंकि ये सबसेट था किसका? ए का।
अगर ये पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है तो इसीलिए हो पाया ये एलिमेंट कि ये जो सेट था ये ए का सबसेट था। आप देख सकते हैं ये सेट ए का सबसेट है, और ये जो सेट ए का सबसेट है तो ऑब्वियसली इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ए में बिलोंग करेंगे। 1 3 बिलोंग्स टू ए। इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस रूल की। पावर सेट तो सब बच्चे जानते हैं, बट जब उसकी एप्लीकेशन सामने आती है तो बच्चे फंस जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके सामने पावर सेट रखा हुआ है, आपसे जो भी क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा आप इजीली उनका आंसर दे देंगे। जस्ट लाइक जैसे मैंने कहा कि ये पावर सेट का एलिमेंट है, आपने कहा बिल्कुल है। फिर मैंने कहा ये इसलिए इसका एलिमेंट है क्योंकि ये ए का सबसेट है, तो आपने कहा बिल्कुल सबसेट है क्योंकि आपने देख लिया कि 1 3 ए का सबसेट बन जाएगा। फिर मैंने कहा कि 1 और 3 दोनों ए में बिलोंग करेंगे, आपने कहा बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 और 3 साफ साफ दिख रहे हैं आपको, वो ए के अंदर हैं, तो आपने क्या दिया, यस 1 बिलोंग्स टू ए एंड 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, राइट। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हमारे सामने पावर सेट नहीं होता है, हमें बात ओरली करनी होती है, थ्योरेटिकली करनी होती है, ठीक है। तो उस समय सबसे पहले तो आप एक बात नोट कर लीजिए, पावर सेट के अंदर हर एक एलिमेंट खुद में एक सेट है या नहीं है। देखिए आप, हर एक एलिमेंट एक सेट है। तो अगर पावर सेट ऑफ ए के अंदर किसी भी एलिमेंट को एज्यूम करना हो तो आप उसे हमेशा कैपिटल एक्स से एज्यूम करेंगे, नॉट वाई स्मॉल एक्स, बिकॉज वी नो दैट एवरी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। तो अगर इसके एलिमेंट सेट्स हैं तो हम इसके एलिमेंट को स्मॉल एक्स से नहीं लेंगे, कैपिटल एक्स से लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे एक सेट ही आने वाला है ना, क्योंकि पावर सेट का एलिमेंट खुद में भी एक सेट होता है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात, अगर ये बिलोंग कर रहा है पावर सेट में, मतलब अगर ये x पावर सेट का एलिमेंट है तो ये तभी एलिमेंट बन पाया होगा जब ये सबसेट रहा होगा ए का, राइट। और अगर ये ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सारे एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे होंगे। अब इसके एलिमेंट क्या होंगे, x एक सेट है, इसके एलिमेंट तो आप स्मॉल x से डिनोट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसके एलिमेंट क्या है, स्मॉल x है, तो वो किस में बिलोंग करेंगे, a में, ठीक है। वेयर स्मॉल x इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल x। देखिए ये एक सेट है, कैपिटल x एक सेट है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। हमने बोल दिया वो एलिमेंट क्या है, स्मॉल x। अब बात यहां से करते हैं। कैपिटल x हमने कहा कि पावर सेट में बिलोंग करता है। कब करेगा बिलोंग, जब वो a का सबसेट होगा, है ना। तो अगर ये a का सबसेट होगा तो इसके सारे एलिमेंट मतलब स्मॉल x किस में बिलोंग करेंगे, a में, है ना। इसके सारे एलिमेंट a में बिलोंग कर रहे होंगे। क्लियर है बात। देखिए जब भी बात सबसेट की आएगी तो आप एक वेन डायग्राम से इसको समझ सकते हैं, अभी आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। सपोज दैट ये a है, अगर मैं आपसे कह दूं कि x a का सबसेट है तो आप ऐसे करेंगे, ये x हो जाएगा, ठीक है। देखिए x के सारे एलिमेंट a में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। जो वेन डायग्राम होता है उसमें रीजन से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, रीजन्स। a मतलब इस सर्कल में जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं वो सभी a के हैं। तो अगर x a का सबसेट है तो उसको ऐसे बना लीजिए। अब x के एलिमेंट स्मॉल x कहाँ होंगे, ये हमारा x है, x के एलिमेंट इस सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकते हैं। तो आप बताइए क्या वो a, ये जो बड़ा सर्कल है a, इसके अंदर नहीं है, है ना। तो कभी भी बात अगर ऐसी हो जाए कि दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस, आप तुरंत कहिए कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके एलिमेंट क्या हैं, स्मॉल x है, तो वो किस में बिलोंग कर जाएंगे, a में बिलोंग कर जाएंगे, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट इन अपकमिंग फ्यूचर। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम पावर सेट की बात करते हैं। और बहुत सिंपल सी बात है, सपोज दैट
अगर एक क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, ए इज ए सेट हैविंग 10 एलिमेंट्स, मतलब ए कोई सेट है और इसमें एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए वो हैं 10। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए वो 10 है, ए जो सेट है उसके अंदर 10 एलिमेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, मतलब इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं। तो किसी भी सेट्स के अगर आपको सबसेट्स काउंट करने हो तो पहले ये पता करो कि उस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। अच्छा एक बात बताइए, पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स कहां से आते हैं? ए के जितने सबसेट्स होते हैं वही तो पावर सेट के एलिमेंट बन जाते हैं। तो अगर मुझे पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स काउंट करने हो तो मैं क्या कहूंगा कि ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ए के जितने सबसेट्स होंगे वो सारे सबसेट्स पावर सेट में एलिमेंट बन जाएंगे, राइट। अब ए के सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू दी पावर, यहां पे क्या आएगा, जितने ए में एलिमेंट्स होंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2 टू दी पावर n। अगर किसी भी सेट के सबसेट्स काउंट करने हो तो 2 टू दी पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। तो यहां पे 2 टू दी पावर ऊपर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, इट कम्स आउट एज 2 टू दी पावर n, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। 2 टू दी पावर 10 जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको कितना मिलता है बताइए। 2 टू दी पावर 4 16, 5 32, 6 64, 7 128, 8 2 5 6, 9 512 एंड 10 हो जाएगा 1024। तो दिस इज 1024। नाउ सी दैट ये 1024 जो नंबर आया ये क्या है, ये है पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स। मतलब पावर सेट ऑफ ए में इतने एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, वो आ गया 1024, ठीक है। अब हम बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। इस सेट के एलिमेंट्स पता चल गए तो इसके सबसेट्स फाइंड करने का वही फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 1024। दिस इज द फाइनल आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। तो कॉन्सेप्चुअल बेस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो चलिए ये पावर सेट की बात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज ए यूनिवर्सल सेट? सिंपल, नाम से ही क्लियर है। अ सेट containing all the objects present in whole universe, right? It is a set in which all the objects are present as elements of this whole universe. whole universe में जो कुछ भी objects हो सकते हैं, human being, animals, chairs, etc, कुछ भी, वो सभी एक सेट के अंदर रख दीजिए आप।
तो वो जो सेट मिलेगा आपको वो बन जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट एंड रिप्रेजेंटेड बाय यू। ये डेफिनेशन थ्योरेटिकली ठीक है, बट प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं तो इस डेफिनेशन से हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो फिर क्या किया, एक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूनिवर्सल सेट की जरूरत तो है, एक शॉर्ट डेफिनेशन इसकी बनाई गई जो कि एक प्रैक्टिकल वे में आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन बनाई गई। इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स in a given context. It is a set containing all the elements in a given context. Context क्या चल रहा है हमारा, एक डेफिनेट सिनेरियो में अगर बात हो तो उस सिनेरियो में जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जितनी भी एंटिटीज हो सकती हैं, जितनी भी एंट्रीज हो सकती हैं, उन सबको आप एक सेट के अंदर रख दीजिए तो वो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन आप ले सकते हैं, अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में जो भी एलिमेंट्स पॉसिबल हैं वो सभी इसके अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ए हमारा ए बी सी एक सेट है, बी हमारा ए ई आई ओ यू एक सेट है, सी हमारा है पी क्यू आर एस। इस तरह से हमारे बहुत सारे सेट्स रखे हुए हैं। अगर मैं ये बात करने वाला हूं, एक क्वेश्चन करने वाला हूं आपसे, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट इन दिस एग्जाम्पल, कि मतलब यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, एक सिनेरियो क्या है। तो आप देखेंगे हम यहां पर अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यूनिवर्सल सेट को बोल देंगे ए वी सी डॉट डॉट कहां तक, जेड तक। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए एक्स एज जेड, एक्स इज एन अल्फाबेट। तो इस तरह से अगर बात करें एक्स एज जेड, एक्स इज एन अल्फाबेट, तो ये आपका एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं एक सिंपल क्वेश्चन, क्या ए के सारे एलिमेंट यू में बिलोंग करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। क्या बी के सारे एलिमेंट यू में बिलोंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या सी के सारे एलिमेंट यू में बिलोंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं तो ए इज ए सबसेट ऑफ यू, अगर बी के सारे एलिमेंट इसमें हैं तो बी इज ए सबसेट ऑफ यू, अगर सी के सारे एलिमेंट्स यू में हैं, सी ऑल्सो इज ए सबसेट ऑफ यू। मतलब क्या हुआ, उस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी सेट्स की बात होगी वो सारे के सारे यू के सबसेट्स होंगे। तो आप कह सकते हैं एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो इसका अभी वेन डायग्राम जब हम पढ़ेंगे तो यू का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरह से, और ये यू है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू। अब देखिए इस फील्ड के अंदर कोई भी सेट आप बनाएंगे तो वो इसके अंदर ही बनाएंगे आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो वो इसके अंदर ही बनेगा, राइट। अब देखिए ये हमारे लगभग टाइप ऑफ सेट्स सारे हो गए हैं। तो एक सेट और रह जाता है विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप आने वाले टाइम में जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे वहां ये आपको काफी हेल्प करेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब है इट इज द सेट ऑफ
all elements which do not belongs to A। एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। देखिए ए कोई सेट है, इसी का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा जिसको हम ए डैश बोलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ए कोई सेट होता है, फिर इसी का बनता है पावर सेट। मतलब सेट का ही कॉम्प्लीमेंट बनेगा, सेट का ही पावर सेट बनेगा। तो हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, लेकिन एलिमेंट्स वो आएंगे जो ए में बिलोंग नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से रिप्रेजेंट करें, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ज्यादा यूज इस सिंबल का करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट ये हो जाता है यू माइनस ए। भाई सारे एलिमेंट्स तो यू में होते हैं, यू में से एक एलिमेंट निकाल दीजिए आप। देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, ये आपका ए है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि x बिलोंग्स टू ए डैश है, मतलब x इज द एलिमेंट ऑफ ए डैश, सॉरी x इज द एलिमेंट ऑफ ए डैश, तो वो कहां होगा? वो ए में तो हो नहीं सकता। इसका मतलब हो जाता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर ए डैश में बिलोंग करेगा तो ए में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब वो यहां कहीं बाहर, इस सर्कल के बाहर होगा x, राइट। तो ये मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का, कि अगर वो कॉम्प्लीमेंट में है, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई चीज है तो वो सेट के अंदर बिल्कुल नहीं होगी, और अगर सेट के अंदर है तो वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होगी। अगर x बिलोंग्स टू ए बोला जाए तो बोलेंगे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। अब आगे देखना है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सबसे पहला है यूनियन। यूनियन क्या होता है? देखिए सपोज दैट मेरे पास ए एक सेट है, V एक और सेट है, मैं A यूनियन B करने जा रहा हूं, तो होगा क्या? सिंपल वे में बताऊंगा मैं आपको। A के सारे एलिमेंट रख दूंगा मैं इसमें, V के सारे एलिमेंट रख दूंगा। अब देखिए, लेकिन आप देख सकते हैं 2 जो है 2 बार आ गया, 3 2 बार आ गया। सेट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें कोई भी एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 2 2 बार आ गया, तो मैं इसको सिंपली एक ही बार लिखूंगा, ठीक है। 3 2 बार आ गया तो मैं इसको एक ही बार लिखूंगा। तो मतलब क्या बन गया? 1 2 3 4। आप देख सकते हैं ये बन गया 1 2 3 4। अब मैं आपसे एक बात करूंगा, 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, सही लिखा है। 1 ए यूनियन बी का एलिमेंट है, बिल्कुल सही है। सिंपल क्वेश्चन, 1 में ऐसा क्या था? व्हाट इज द स्पेशलिटी इन दैट 1 so that it becomes eligible to come in A union B? 1 में ऐसी क्या स्पेशल चीज थी कि ये A यूनियन B में एंट्री कर सका? बताइए। बिकॉज 1 बिलोंग्स टू A, क्योंकि 1 A का एलिमेंट था, इस वजह से वो सफल हो सका ए यूनियन बी में आने के लिए, राइट। चलिए ठीक है। 3 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी,
नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट 3? आप कहेंगे कि 3 भी ए में था। चलिए एक काम करते हैं, इधर 4 करते हैं। 4 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। 4 में ऐसा क्या स्पेशल था कि ये ए यूनियन बी में आ गया? तो आप कहेंगे कि सर ये वी में बिलोंग कर रहा था, बिकॉज इट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, 1 ए में बिलोंग किया, 4 बी में बिलोंग किया, इसलिए आ गई ये। ठीक है, तो ये तो हम इनको देख के बता रहे हैं। अब आप कोई आइडिया लगाइए। देखिए 4 ए में तो बिलोंग नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आ गया। 1 ए में कर रहा था बिलोंग, लेकिन बी में नहीं कर रहा था, फिर भी ए यूनियन बी में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए यूनियन बी में आने के लिए रिक्वायर्ड एंड सफिशिएंट कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन है कि वो जो एलिमेंट है वो ए या बी में से किसी एक में तो जरूर होना चाहिए, कम से कम किसी एक में उसको होना चाहिए। तो सपोज दैट ये कुछ आपके सामने नहीं है, आपको सिंपली कह दिया जाए, आपको सिंपली कह दिया जाए कि ए एंड बी आर 2 सेट्स, और जब ए यूनियन बी निकाला गया तो देखा गया, ये पता चला कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन v। नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम हियर? ए और बी तो हमें पता नहीं है क्या है, बट वो कुछ हैं, कुछ सेट्स हैं, और जब उनका यूनियन किया गया तो ये पता चला कि x एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इस x में ऐसा क्या स्पेशल रहा होगा, ऐसा क्या खास इसमें होगा जिससे ये ए यूनियन बी में आ सका? तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। या तो x a में रहा होगा या फिर ये b में रहा होगा, किसी एक में तो जरूर रहा होगा, तभी ये a यूनियन b में आया। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट वी ट्राई टू फाउंड। देखिए, अब आप इस तरह से समझिए, जब कभी भी बिलोंग्स टू के साथ आप यूनियन को ब्रेक करेंगे, जब कभी भी यूनियन को ब्रेक करेंगे आप, तो किससे ब्रेक होगा? वो और से। यूनियन ब्रेक होगा और से। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझिए इसको। यूनियन ब्रेक होगा और से। लेकिन एक बात बताऊं, ए यूनियन बी निकाला गया, ठीक है। अब कोई बंदा उस ए यूनियन बी में अंदर जाता है और एक्स को ढूंढता है, और एक्स उसे उसमें मिलता ही नहीं है। ए यूनियन बी एक परिवार है, इसके अंदर इसके कुछ एलिमेंट्स एज अ फैमिली मेंबर रखे हुए हैं। देयर इज अ पर्सन विच कम्स टू ए यूनियन बी, उसको तलाश है एक पर्सन की विच इज एक्स। जब वो ए यूनियन बी में ढूंढने गया तो उसे वो एक्स मिला ही नहीं। अब आप मुझे बताइए कि एक्स ए यूनियन बी में नहीं मिला, मतलब एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा था। तो क्यों नहीं कर रहा था? क्या कमी रह गई एक्स में कि वो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर पाया? सोचिए, एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान रखिए। यूनियन को ब्रेक करेंगे और आएगा, लेकिन कब? जब बिलोंग्स टू के साथ ब्रेक करेंगे। अगर डज नॉट बिलोंग्स टू के साथ ब्रेक करेंगे तो और नहीं आएगा। आप खुद सोचिए, इसका आंसर आप दीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा। आप देखिए आपने सही आंसर दिया या गलत दिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज दैट ए हमारा है 1 2, वी है हमारा 2 3। हमने ए यूनियन बी निकाला, ये आ गया 1 2 3। अब ए यूनियन बी एक फैमिली जो है, कोई बंदा जाता है इस फैमिली के अंदर और वो किसको ढूंढ रहा होता है? 4 को। उसे 4 की तलाश है, वो इस फैमिली के अंदर आया, उसने देखा, ढूंढा, उसे 4 नहीं मिला। तो जानते हो क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप देख सकते हैं 4 ए यूनियन बी में क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा था और वो बी में भी बिलोंग नहीं कर रहा था। भाई किसी भी एक में अगर 4 रहा होता तो ए यूनियन बी में जरूर आ गया होता। अगर वो नहीं आ पाया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
कि वो ना तो ए में बिलोंग कर रहा होगा ना ही वो बी में बिलोंग कर रहा होगा। इस बात को हम लिखेंगे कैसे? एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट हम इस बात को कैसे लिखेंगे? हमें लिखना है कि एक्स ए में बिलोंग नहीं करता है, एक्स बी में भी बिलोंग नहीं करता है। तो कैसे लिखेंगे? एक्स ए में बिलोंग नहीं करता है, लिख दिया। एंड एच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सरप्राइज्ड, यू मे सरप्राइज हियर। यूनियन ब्रेक होता था और आता था, लेकिन कब? बिलोंग्स टू के साथ। भाई यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि एक्स ए और बी दोनों में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमें एंड लगाना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा सेंटेंस क्लियर होगा। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए तथा बी दोनों में बिलोंग नहीं कर रहा वो। ठीक है, तो अब आप इस बात को याद रखेंगे। बिलोंग्स टू के साथ यूनियन ब्रेक करो और आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू के साथ ब्रेक करेंगे यूनियन, एंड आएगा। राइट, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा यूनियन हो गया। अब अगला ऑपरेशन हमारा है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सपोज दैट ए हमारा है 1 2 3 4, वी हमारा है 1 4 5 6। दिस इज द सिंबल फॉर इंटरसेक्शन। ये हमारा इंटरसेक्शन के लिए सिंबल है। ए इंटरसेक्शन बी बहुत सिंपल है। इट इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको लेके जब आप एक सेट बनाएंगे सॉरी, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको लेके जब आप सेट बनाएंगे तो वो होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर ये आ जाएगा, देखिए 1 दोनों में है और 4 भी दोनों में है। सिंपल सी बात, फिर वही बात, 1 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑफ कोर्स इट इज राइट। 1 ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है। 1 में ऐसी क्या स्पेशल चीज है? व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस 1 सो दैट इट बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? 1 में ऐसा क्या खास था कि ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट बन गया? तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू बी, क्योंकि 1 ए तथा बी दोनों में बिलोंग कर गया। समझ गए? अब अगर ऐसा लिखा हो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो आप कहेंगे x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। आप इस चीज को रेक्टेंगल के अंदर कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वही बात अगर आप इसको ब्रेक करें, बिलोंग्स टू के साथ इंटरसेक्शन ब्रेक करेंगे एंड आएगा, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू के साथ अगर आप इंटरसेक्शन ब्रेक करेंगे तब क्या आएगा, ये सोचना है। ए इंटरसेक्शन में कौन सी चीज आती है? वो जो कॉमन हो। अगर कोई चीज ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आ रही है, सिंपल सी बात, वो कॉमन नहीं होगी। अब वो कॉमन क्यों नहीं रही होगी? वो किसी एक में नहीं होगी तो कॉमन नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आप ये भी कह सकते हैं कि वो ए तथा बी दोनों में ही नहीं होगी, तब भी तो नहीं आएगी, वो ठीक है। समझ, दोनों में नहीं होगी वो भी एक केस है, बट इतना कहने से हमारा काम चल जाएगा। हम इसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे 7 के लिए नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 7 तो ए और बी दोनों में नहीं है, तो वो तो एक तरह से आउट ऑफ केस हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वेदर 3 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और नॉट। 3 इसलिए पूछेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो गया। ए में बिलोंग कर रहा, बी में नहीं कर रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं करेगा क्योंकि वो कॉमन नहीं है। तो क्वेश्चन किस पे आएगा? 3 पे आएगा, ना कि 7 पे। और उस केस में इस तरह से हम चलेंगे। Now, third operation, difference of two sets.
ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को हम लिखते हैं द सेट ऑफ सच एलिमेंट्स ऑफ ए, ध्यान दीजिए, सच एलिमेंट्स ऑफ ए के ऐसे एलिमेंट का सेट बनेगा विच डू नॉट बिलोंग्स टू which do not belongs to B. The set of such elements of A which do not belongs to B. A minus B में वो एलिमेंट आएंगे किसके? A के वो एलिमेंट आएंगे जो B में बिलोंग नहीं करते हैं। देखिए, सपोज दैट आई हैव A 1 2 3 4, I have B 4 5 6, A minus B, the set of such elements of A। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, A माइनस बी में A के एलिमेंट आते हैं, तो मैं A के एलिमेंट रख देता हूं। दो शर्तें हैं, एलिमेंट ऑफ A के एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन दूसरी शर्त क्या है? डू नॉट बिलोंग्स टू B। A माइनस बी में दो शर्तें छुपी हुई हैं, एक तो वो A का एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा वो B का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वो B में बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये सारे A के एलिमेंट हैं, लेकिन मुझे इसमें से 4 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 4 जो है वो B का भी एलिमेंट है, राइट। तो 1 2 3 A के वो एलिमेंट हैं जो B में बिलोंग नहीं करते हैं, इस वजह से ये। अब देखिए, 1 बिलोंग्स टू A माइनस बी, क्यों? 1 में ऐसा क्या खास था कि वो A माइनस बी में आ गया? तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये A में बिलोंग कर रहा था, B में बिलोंग नहीं कर रहा था, ठीक है। 2 बिलोंग्स टू A माइनस बी, क्यों? क्योंकि 2 A में बिलोंग कर रहा था, B में बिलोंग नहीं कर रहा था। तो अगर ऐसा लिखा हो X बिलोंग्स टू A माइनस बी, कभी ये चीज आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। लैंग्वेज में वट निकलता है, X बिलोंग्स टू A बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B। वट का यूज नहीं करते हम केवल और एंड का ही यूज करते हैं सेट थ्योरी में, ठीक है। क्योंकि एंड आगे जाके इंटरसेक्शन में, यूनियन में, इनमें बदल जाता है। तो X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू V। इस तरह से आप A माइनस बी को ब्रेक करेंगे, तो ये आपका डिफरेंस भी हो गया। चलिए एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सपोज दैट A इज 1 2 3, V इज 2 3 4, C is 4 7 8 9. Now we have to prove that A intersection B union C equals to A intersection B union A intersection C. ये हमारे लिए टू प्रूव है, हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। ABC हमें गिवन है, तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोनों को देखेंगे वो इक्वल आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, B यूनियन C निकालेंगे। तो देखिए B यूनियन C कैसे आएगा? B के सारे एलिमेंट 2 3 4, फिर C के सारे एलिमेंट, तो 4 तो आ चुका है, क्या लिखेंगे? 7 8 9। दिस इज B यूनियन C। अब हम क्या करें? इसके साथ इंटरसेक्शन कर दें, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो देखिए A लिखते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 इंटरसेक्शन B यूनियन C की वैल्यू ये 2 3 4 7 8 9। अब इन दोनों सेट्स का हमें इंटरसेक्शन चाहिए, तो देखिए 1 इसमें नहीं है, 2 इधर है कॉमन आ जाएगा, 3 इधर है कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B सॉल्व करेंगे। व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? इट इज 2 3। नाउ A इंटरसेक्शन C, व्हाट इज A इंटरसेक्शन C? 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन
नहीं है ना, ए इंटरसेक्शन सी, तो कुछ नहीं आ रहा है, देखिए कॉमन कुछ भी नहीं है ना, तो ये क्या आ जाएगा, खाली सेट रह जाएगा। रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम राइट हैंड साइड जब निकालेंगे तो राइट हैंड साइड हमारी कह रही है कि आपको निकालना होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इन दोनों सेट का यूनियन कर दीजिए। ए इंटरसेक्शन सी ये खाली सेट है, फाई नल सेट। इन दोनों का यूनियन होगा। जब दो सेट्स का यूनियन हो जाता है तो कैसे करते हैं, इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट, कुछ है ही नहीं तो यही आ जाएंगे यूनियन में। भाई इसके और इसके सारे एलिमेंट तो वो यही बनेंगे। नाउ यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम्स इस तरह की आप अपनी एनसीईआरटी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू another important era of this chapter, which is operations on sets. कुछ operations हैं जो बहुत ही important role play करते हैं in this chapter. There are some laws, very important field of this chapter. सबसे पहला है associative law. एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखिए, इट इज अप्लाइड ऑन यूनियन एज वेल एज ऑन इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ए बी सी हमारे पास तीन सेट्स होंगे, तो पहले हम बी और सी का यूनियन निकाल देंगे, एक सेट आ जाएगा हमारे पास, फिर उस सेट का यूनियन कर देंगे हम ए के साथ, तो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी बन जाएगा। या फिर हम चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले हम ए और बी का यूनियन कर दें, एक सेट मिलेगा, फिर उसका यूनियन कर दें हम सी के साथ। ठीक है, आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए और सी का यूनियन पहले कर दीजिए और फिर उसका यूनियन कर दीजिए आप बी के साथ। आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये है, ये जो तीन सेट्स हैं तीनों का यूनियन चाहिए आपको, आप पहले दो का यूनियन किन्हीं भी दो का यूनियन निकाल सकते हैं और उसके बाद उसका यूनियन आप कर सकते हैं तीसरे सेट के साथ। सिमिलरली दिस लॉ वर्क्स ऑन इंटरसेक्शन ऑल्सो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इट कैन बी रिटर्न एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऑल्सो यू कैन राइट इट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। You can take intersection of any two sets first and then you have to take the intersection of that set with third set. So this is associative law. Now second, distributive law, most applicable law, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। तो यूनियन is distributive over intersection. Union is distributive over intersection. Also, intersection is distributive over union. देखिए कैसे, A यूनियन B यूनियन C, आप देख सकते हैं ये जो यूनियन होगा ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, सॉरी यहाँ पे आप इंटरसेक्शन कीजिए, ये जो यूनियन होगा इस इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए का यूनियन बी के साथ हो जाएगा, ब्रैकेट, ये इंटरसेक्शन आ जाएगा सेंटर में, ए का यूनियन सी के साथ हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन, यू कैन से, इसका मल्टीप्लाई बी के साथ भी होगा और इसका मल्टीप्लाई सी के साथ भी होगा, ये इंटरसेक्शन सेंटर में आ जाएगा, राइट। ए यूनियन बी, ए का बी के साथ यूनियन, ए का सी के साथ भी यूनियन, ये वाला सिंबल इधर। Similarly, intersection can be distributed over union. तो आप लिखेंगे A intersection B, union A intersection C. This is distributive law for you. You can see that ये अभी हमने ये वाला क्वेश्चन शायद अभी हमने सॉल्व किया है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट,
De Morgan's law. What is this De Morgan's law? A union B whole complement A union B whole complement, ये आ जाता है A कॉम्प्लीमेंट V कॉम्प्लीमेंट। देखिए A और V दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और यूनियन बदल जाएगा आपका इंटरसेक्शन में। बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, वेरी यूजफुल। सिमिलरली अगर A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो A और B दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इंटरसेक्शन आपका बदल जाएगा यूनियन में। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही होगी, है ना। देखिए इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। लेट, इसको लेके चलते हैं, हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है। तो हम एक काम करेंगे, हम इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेंगे। सपोज दैट वी हैव टेकन x एज एन एलिमेंट्स ऑफ दिस, जनरल फॉर्म में ले लिया तो x इसके सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब अभी हमने पीछे लॉ पढ़ा है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो वो उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। देखा था ना, देखिए अगर कोई सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, इसका मतलब वो कहाँ होगा, इधर, तो वो इस सर्कल से तो बाहर होगा, इम्प्लाई दैट वो ए में बिलोंग नहीं कर सकता। तो अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा एक्स तो वो बिलोंग नहीं करेगा किस में, ए यूनियन बी में। और डज नॉट बिलोंग्स टू के साथ यूनियन जब ब्रेक होता है तो और ना आके क्या आता है, एंड आता है। ऐसे लिखेंगे इसको भाई, ए यूनियन बी में कोई कब आ जाता है, जब ए या बी में से किसी एक में भी अगर वो हो तो वो आ जाएगा। अब अगर वो नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब ना तो वो ए में होगा ना बी में होगा, तो उसको कैसे लिखते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वी, ऐसे तो लिखेंगे। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो बिलोंग्स कर टू होगा किस में, ए डैश में। भाई ए में नहीं है मतलब यहाँ पे है ना, तो ये कौन किसकी जगह है, ये ए डैश की जगह है। एंड एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा तो मतलब वो किस में बिलोंग कर रहा होगा, बी डैश में। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं एक्स एक एलिमेंट है जो इस सेट में भी बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों सेट्स में वो कॉमन है। तो अगर वो कॉमन है तो हम ऐसे कह सकते हैं ना, इनके इंटरसेक्शन जब भी लेंगे हम तो वो कॉमन एलिमेंट आ जाएगा उसमें। तो x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्यों, क्योंकि इसमें भी बिलोंग है इसमें भी, मतलब वो कॉमन है। कॉमन है तो वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा। आप देख सकते हैं हम x को किस में लेके चले थे, इसमें, और वो किस में निकल आया, इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें आ गए, राइट। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर ए यूनियन बी होल डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए आप यहां पर इक्वल मत लिखिए, है ना, इक्वल लिखना गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इसमें कुछ एलिमेंट्स लिए थे और आपको ये पता चला कि वो सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गए, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। देखिए हमने ए में 1 2 3 एलिमेंट लिए, फिर हमने पता करवाया कि 1 बी में बिलोंग करता है या नहीं करता है, 2 बी में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, 3 बी में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, लेकिन 4 भी बी में बिलोंग करता है। तो अभी हमें क्या मैसेज मिला, हमें ये मैसेज मिला कि देखिए इसको ऐसे समझते हैं, ए में 1 2 3 हमने रख दिए, ठीक है। अब हमने किसी व्यक्ति से कहा जाओ जाके देख के आओ क्या ये बी में भी है,
वो गया, उसने देखा बी में 1 है, उसने देखा बी में 2 है, उसने कहा 3 है, आ गया वो वापस। मान लीजिए राजा ने भेजा था उसे। अब राजा ने कहा भाई बताओ 1 ए में था, बी में था, हाँ था साहब, 2 था, हाँ था, 3 था, तो ए बी के बराबर है। अरे साहब ये नहीं कह सकते, हमने सिर्फ 1 2 और 3 को देखा, अब उधर 1 2 3 के अलावा भी कुछ और था या नहीं था वो तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम तो केवल 1 2 3 को देख के उनसे मिलके आ गए। मतलब क्या हुआ, अभी हम सिर्फ आपको इतना कह सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं, क्षमा करें, अभी हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं। तो क्या सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से ए बी के इक्वल हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। ये भी पता करना पड़ेगा कि बी में इसके अलावा भी कुछ और तो नहीं है, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये बात याद रखिए, सेट थ्योरी में कभी भी अगर एलिमेंट एज्यूम करके आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू आर ट्राइंग टू प्रूव ए इक्वल्स टू बी, देन यू विल हैव टू शो दैट all elements of A belongs to B as well as all elements of B also belongs to A। आपको ये शो करना पड़ेगा कि A के सारे एलिमेंट B में हैं, मतलब A B का सबसेट है, और B के भी सारे एलिमेंट A में हैं, B A का सबसेट है। जब ये दोनों रिजल्ट आप शो करेंगे तभी आप कह सकते हैं कि A इक्वल्स टू B। तो अभी हमने क्या किया, हमने इसमें एलिमेंट लिए, पता चला वो इसमें आ गए, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए, ये प्रूव हुआ। अभी केवल इतना प्रूव हुआ कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये इसका सबसेट प्रूव हुआ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं या नहीं है। हालांकि वो रिवर्स ऑर्डर ही होता है, बट फिर भी व्हेनेवर यू फॉलो दिस पाथ you should remember this thing, otherwise आपके मार्क्स कटने पक्के हैं। ठीक है, अब हम देखो पैसे ही चलेंगे नाउ। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट लेके लेट, और इसके एलिमेंट्स को हम बोल देंगे y। इस बिलोंग्स टू के साथ ये इंटरसेक्शन ब्रेक करेंगे, एंड आएगा। अगर y a डैश में है, y अगर a डैश में है, देखिए y इनके इंटरसेक्शन में था, मतलब वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, y अगर a डैश में है तो y a में नहीं होगा, a डैश में है मतलब वो यहां है, तो यहां तो नहीं होगा, एंड। ठीक है, y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब आप देख सकते हैं y a में भी नहीं है, y b में भी नहीं है, तो y अगर a और b दोनों में नहीं है तो आप क्या बोलोगे, y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, राइट। अब कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर वो दोनों में नहीं है तो हम a भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट आप देखिए आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे बताइए। हम तो वो लिखेंगे जिससे हमारा रिजल्ट आ जाए, है ना। रिजल्ट में यूनियन चाहिए तो हम यूनियन लिखेंगे, है ना, हमारे ऊपर है भाई। ऐसा होता है, देखिए आप tan थीटा की जब बात करते हैं, 10th क्लास की ही बात करते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, आप ये लिख सकते हैं। लेकिन आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हैं इसको। अब आपको क्या लिखेंगे जिससे आपका रिजल्ट आए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप ये लिखेंगे, इस टाइप से सॉल्व प्रूविंग होगी तो आप ये लिखेंगे, है ना। अब इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट होने की। अब बताइए, मान लीजिए हम किसी बंदे की खोज कर रहे हैं, हमें पता चलता है कि वो झांसी में नहीं है, वो लखनऊ में नहीं है, फिर हमारा मन हुआ यार चलो कानपुर में ढूंढते हैं।
कानपुर पहुंचे, नहीं मिला। तभी क्या हुआ, दूसरे सिटी में ढूंढने के लिए चल दिए, बस में बैठे। अब बस में हमें एक बंदा मिल जाता है, हम उसे बताते हैं यार ऐसा ऐसा एक बंदा है, ये उसका नाम है और ये इधर रहता था, ये एड्रेस था, ये इधर जॉब करता था, मुझे उससे मिलना है, वो मुझे मिल ही नहीं रहा। अब वो बंदा इत्तेफाक से उसको जानता था, उसने कह दिया यार ये बंदा तो पूरे यूपी में नहीं है ना। अब मुझे झांसी में एक बंदा मिला था, उसने मुझसे कह दिया था कि यार ये झांसी में नहीं है। एक बंदे ने कह दिया था ये लखनऊ में नहीं है, और एक बंदे ने मुझे कह दिया कि यार ये पूरे यूपी में नहीं है। तो सही इन्फॉर्मेशन मेरे लिए जो बेनिफिशियल है वो किसने दी? उस बंदे ने दी जिसने ये कहा कि ये बंदा पूरे यूपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मुझे उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे यूपी के बाकी शहर में उसको नहीं ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो देखिए अभी आगे चल के आप वेन डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह के डायग्राम आएंगे। ये ए है, ये वाला सर्किल, ये वाला सर्किल है बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। सपोज दैट एक एलिमेंट है P, मैं जिसको ढूंढ रहा हूं। अब एक बंदे ने ये कहा कि ये A इंटरसेक्शन B में नहीं है, ठीक है। किसी ने मुझसे कह दिया कि ये बंदा P जिसको आप ढूंढ रहे हैं ये A इंटरसेक्शन B में नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि इस रीजन में ये नहीं है, इस रीजन में ये नहीं मिलने वाला है ना। तो मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा? यहाँ ढूंढूंगा और यहाँ भी ढूंढूंगा, है ना। लेकिन एक बंदे ने मुझसे कह दिया कि वो A यूनियन B में नहीं है। अब सोचिए, अगर वो A यूनियन B में नहीं है इसका मतलब वो इस पूरे रीजन में नहीं है, ना तो वो A में होगा ना B में होगा। तो अब मुझे इस पूरे रीजन में उसको नहीं ढूंढना पड़ेगा और कहीं ढूंढूंगा मैं। तो बताइए ज़्यादा काम की इंफॉर्मेशन किसने दी? जिसने ये कहा कि वो A यूनियन B में नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर कंडीशन ऐसी बन रही है कि कोई चीज़ A यूनियन B में नहीं है तो मैं उसे प्रेफर करूंगा, ना कि ये कहूंगा कि वो A इंटरसेक्शन B में नहीं है। A यूनियन B में ना कहना ज़्यादा सूटेबल है, राइट। अब देखिए Y इस सेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब वो किस में होगा? इसके डैश में होगा। तो आप देखिए Y को हमने इसमें लिया था और वो किस में आ गया? इसमें आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B डैश ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A यूनियन B होल डैश। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन हमसे कह रहा है कि ये इसका सबसेट है, यू कैन सी दैट। सेकंड इक्वेशन हमसे कह रहा है कि ये इसका सबसेट है। तो अगर ये इसका और ये इसका सबसेट है तो ये दोनों इक्वल है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन सी दैट दिस इक्वल्स टू दिस। तो इस तरह से आप कुछ अपनी अप्रोच रखने वाले हैं इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, राइट। दिस इज De Morgan's law। So students, this is all concepts according to your syllabus. Now there are some properties we have to understand. Before going to these properties हम कुछ वेन डायग्राम्स देख लेते हैं, है ना। ये वेन डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम में क्या होता है कि आप एक रेक्टेंगल के अंदर अपने डायग्राम्स को बनाते हैं इस तरह से, और रेक्टेंगल का जो रीजन है दैट इज फिल्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट्स। तो इस वेन डायग्राम के अंदर ये इस तरह से मैं दो सेट्स बनाता हूं, दिस इज A एंड दिस इज B। नाउ सबसे पहले सिंपल
से शुरुआत करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन, व्हाट इज द रीजन इन विच ए इंटरसेक्शन बी वी कैन प्लॉट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का रीजन कौन सा होगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन पोर्शन। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये ए का भी है, इस रीजन पर ए का भी अधिकार है, ए का भी राइट है और बी का भी राइट है। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यू विल मेक। ठीक, दूसरा हम बात करने वाले हैं ए यूनियन बी की। हालांकि अभी मैं बता चुका हूं आपको, फिर से एक बार देख लीजिए। ए यूनियन बी का मतलब है ए पूरा सर्कल ए का आ जाएगा और पूरा सर्कल बी का आ जाएगा। तो ये जो डॉटेड एलिमेंट्स हैं ये हैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स। ये पूरा रीजन ए यूनियन बी का रीजन है। ठीक है, फिर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ए माइनस बी। दिस इज बी। ए माइनस बी क्या होता है? द सेट ऑफ सच एलिमेंट्स ऑफ ए, ए के वो एलिमेंट जो बी में बिलोंग नहीं करते। अब देखिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ए के सारे एलिमेंट को डॉटेड कर दूंगा। पहले तो अभी स्टार्टिंग है तो मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं, आप इसको बहुत ही आसानी से और डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए, जब भी ए माइनस बी होगा तो मुझे ए के सारे एलिमेंट लेने होंगे। ठीक है, अब उनमें से मुझे वो एलिमेंट निकालने हैं जिन पर बी का भी अधिकार है, बी का भी राइट है। तो देखिए ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये ए के एलिमेंट तो हैं लेकिन इन पर बी का भी अधिकार है, ये बी के भी एलिमेंट है। तो इनको मुझे निकालना होगा। राइट, हियर कम्स अ न्यू डेफिनेशन। यू कैन सी कि ए माइनस बी मैंने कैसे प्राप्त किया, हाउ आई अचीव ए माइनस बी इन दिस वेन डायग्राम। मैंने पहले ए को ले लिया, फिर मैंने इसमें से कुछ निकाला है, कुछ निकाला है। क्या निकाला, क्या निकाला है बताइए आप? ए इंटरसेक्शन बी को निकाला है ना। ये जो पोर्शन था इसको निकाला मैंने, इस पोर्शन को निकाला। तो ये क्या था? ये ए इंटरसेक्शन बी था, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने ए में से ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए माइनस बी। Now, next, I want to plot A intersection B dash. Before this, let's plot A dash so that you get familiar to this. A dash को मैं प्लॉट करना चाहता हूँ। देखिए इसमें B की तो बात हो ही नहीं रही ना, तो मैं सिंपली किसको बनाऊंगा? ए को बनाऊंगा। ये जो सर्कल है ये ए है। ए डैश मतलब क्या होता है? ए के बाहर। तो ए को छोड़ के बाकी जो रीजन है मैं उसमें जाऊंगा, उसके सारे एलिमेंट्स ले लूंगा। दिस इज, तो ये जो रीजन है दिस इज ए डैश। ठीक है, अब मैं बनाता हूं ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, तो देखिए यहां पर ए और बी दोनों आ रहे हैं ना, तो मुझे ए और बी दोनों को लेना पड़ेगा। जब भी मैं ए और बी को लूंगा तो मैं ऐसे ही डायग्राम बनाऊंगा। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ए के जो एलिमेंट्स हैं मैं उनको डॉटेड डॉटेड
एलिमेंट करके डॉट से दिखाऊंगा। ये एक एलिमेंट्स हो गए। अब मैं एक काम करता हूँ, इंटरसेक्शन मैं बाद में करूंगा, पहले मैं बी के एलिमेंट्स को ले लेता हूँ, ठीक है, बी डैश के एलिमेंट, सॉरी वी डैश के एलिमेंट। तो वी डैश कहाँ होगा? वी डैश का मतलब है बी को छोड़ के, यानी कि जो सर्कल बी है उसके अंदर नहीं जाना है। तो बी डैश के एलिमेंट्स को मैं क्रॉस से डिनोट करूंगा, ठीक है। ये ए है, ये तो आप समझ ही जाएंगे। मैं बी के अंदर नहीं जाऊंगा, मतलब मुझे इस सर्कल से बाहर रहना है। अगर मैं बी डैश को बना रहा हूं तो मुझे इस सर्कल के बाहर ही अपने आप को रखना है। तो देखिए मैं ये भी ले सकता हूं ना, इधर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बी के अंदर चला जाऊंगा। अगर इधर जाऊंगा तो इधर भी नहीं जाऊंगा। You can use two or more than two colors. In fact, if you use more than one color, ए के एलिमेंट्स को आप किसी ब्लू इंक से दिखा दीजिए, ब्लू डॉटेड से, और बी के एलिमेंट्स को आप ब्लैक डॉटेड से दिखा दीजिए, है ना, तो वो भी और अच्छे क्लियर होगा। बट एज फार एज जहाँ तक मेरी बात है तो इस समय मेरे पास सिर्फ ब्लैक इंक है, तो मैं उसी से काम चला रहा हूँ। देखिए बी डैश के एलिमेंट मैंने क्रॉस से दिखाए हैं, अब ए डैश के एलिमेंट मैंने पॉइंट से दिखाए हैं, बी डैश के एलिमेंट्स मैंने क्रॉस से दिखाए हैं। मुझे इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन। तो मैं क्या करूँगा, मैं वो रीजन ढूंढूंगा इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मैं वो रीजन ढूंढूंगा जहां पर मुझे डॉटेड और क्रॉस दोनों टाइप के एलिमेंट मिले। देखिए इधर अगर हम चलें, यहाँ पर मुझे सिर्फ क्रॉस दिख रहे हैं, डॉट कहीं नहीं है यहाँ पे, है ना, डॉट तो इसके अंदर है। तो ये वाला रीजन देखिए आप, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, आप इसको देखना। Now see that, see this region, ये वाला रीजन, इसको आप गौर से देखिए। आपको इस रीजन में, इस वाले रीजन में डॉट और क्रॉस दोनों दिख रहे हैं, दोनों तरह के एलिमेंट हैं। तो आंसर यही होगा, इसका मतलब यही रीजन हमारा कॉमन है जिसमें दोनों तरह के एलिमेंट हैं। तो ए इंटरसेक्शन भी। अब आप इसको और इसको, ए माइनस बी ये था हमारा, देखो ये ए माइनस बी था, इसको और इसको देखिए, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश को ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों सेम नहीं है? बोलिए, ये भी वही रीजन है और ये भी वही रीजन है, तो ये दोनों हम इक्वल कह सकते हैं। अब इस रिजल्ट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आई थिंक सेट थ्योरी में आफ्टर 2 to the power n number of total number of subsets of any sets, after that result, this is the second major result you should understand, most useful, ठीक है। तो इसको मैं थ्योरेटिकली भी बता देता हूं। अभी मैंने आपको ये बैंड डायग्राम से बता दिया, अब मैं इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करके दिखाता हूं। ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी में अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूं, x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, तो x में क्या स्पेशलिटी रहेगी, क्या खासियत होगी x के अंदर, कि वो a में तो बिलोंग करेगा, बट वो x जो है वो b में बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन बट ना लगा के हम क्या लगाते हैं वट की जगह, एंड। लैंग्वेज में हमारा वट निकलेगा, बट हम एंड का यूज करेंगे वहां पे। x बिलोंग्स टू a, what x does not belongs to b, तो x belongs to a and x does not belongs to b, ऐसे लिखेंगे।
तो अगर x a माइनस बी में है तो a में होगा, b में नहीं होगा। अब देखिए x बिलोंग्स टू a तो लिखा ही है, x b में नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x b में b डैश में होगा। अगर b में नहीं है मतलब सर्किल के अंदर नहीं है। अगर ये b है, मान लीजिए अगर ये b है तो बाहर b डैश है, तो कोई चीज़ अगर b में नहीं है तो डेफिनेटली बाहर होगी, b डैश में होगी। अब देखिए आप, अब ये भी बिलोंग्स टू है, ये भी बिलोंग्स टू है ना। x इस वाले सेट के अंदर है और इसके अंदर भी है, x इन दोनों सेट्स के अंदर है, तो जब इनका इंटरसेक्शन होगा तो उसमें वो आएगा क्योंकि वो कॉमन हो गया। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। देखिए वही मैं कह रहा हूं, a माइनस बी a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल हो जाते हैं। आप अगर इसमें एलिमेंट लेके चलेंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इट इज वन ऑफ द important result. I think it is second most important result in this whole chapter. Now we are moving to the end of this lecture. Before completing this lecture, I want to write some properties, and you are expected to learn these properties because they are very important and very यूजफुल प्रॉपर्टीज इन सॉल्विंग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। सबसे पहला, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, पहला रिजल्ट तो यही है। सबसे पहला a माइनस बी को आप a इंटरसेक्शन b डैश कह सकते हैं। देखिए अगर ये माइनस हटेगा ना तो इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा, माइनस के इस तरफ कुछ भी हो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं लिख दूं c माइनस डी, तो c इस माइनस को हटा के इंटरसेक्शन लिखेंगे, माइनस के इस तरफ d है उसका डैश हो जाएगा, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कर दिया जाए क्या आएगा? आपने सोच लिया होगा, इट इज फाई। आप देख सकते हैं क्यों, a मतलब सर्कल के अंदर, a डैश मतलब सर्कल के बाहर, तो इन दोनों में कुछ कॉमन होने वाला नहीं है। सेकंड, थर्ड, अगर किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर दिया जाए, देखिए a सर्कल के अंदर, a डैश सर्कल के बाहर, तो अगर सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर के सारे एलिमेंट, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट को मिला देना, तो अगर सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर के सारे एलिमेंट हम मिला दें तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। फोर्थ, किसी सेट का फाई के साथ अगर दिया जाए तो वो आएगा फाई। देखिए ए में और फाई में कुछ कॉमन होगा, फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फाई आएगा। अगर किसी सेट का फाई के साथ यूनियन कर दिया जाए तो ए के और फाई के सारे एलिमेंट आएंगे। फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, तो सिर्फ ए के एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब ए होगा। अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से कर दिया जाए तो क्या आएगा? ए। देखो इस सर्कल का इस पूरे रेक्टेंगल के साथ अगर इंटरसेक्शन कर देंगे तो इस सर्कल कॉमन हो जाएगा। अगर किसी सेट का यूनिवर्सल सेट से यूनियन कर दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। व्हाट इज दिस? फाई डैश। देखो ए डैश की डेफिनेशन क्या होती है? ए डैश की डेफिनेशन होती है u माइनस ए। तो अगर मैं ए की जगह फाई कर दूं, फाई भी एक सेट है ना, रूल फॉलो वो भी करेगा। तो अगर मैं फाई डैश कर दूं तो वो हो जाएगा u माइनस फाई। तो u में से मुझे फाई के एलिमेंट निकालने होंगे, है ना। तो फाई के एलिमेंट क्या निकलेंगे? फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं निकलेगा u में से, तो क्या आ जाएगा? u मतलब फाई डैश का मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का अगर डैश कर दें, अगर u का डैश कर दोगे तो u को छोड़ के सब, a डैश मतलब a को छोड़ के सब, तो u डैश का मतलब u को छोड़ के सब,
अब u को छोड़ दोगे तो u को छोड़ के तो कुछ बचता ही नहीं है, तो वो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, a और b का यूनियन है। ठीक है, अब बाहर इंटरसेक्शन अगर मैं a से करूंगा तो मुझे a मिलेगा, और अगर मैं इंटरसेक्शन b से करूंगा तो मुझे b मिलेगा। a यूनियन b में अगर मैं a से इंटरसेक्शन करूंगा तो a, अगर मैं b से इंटरसेक्शन करूंगा तो b। अंदर इंटरसेक्शन हो गया, a इंटरसेक्शन b। अगर मैं a से यूनियन करूंगा तो a, अगर मैं b से यूनियन करूंगा तो b। ध्यान रखना, इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज करना पड़ता है, अदरवाइज हम गोल गोल घूमते रहते क्वेश्चन में, क्योंकि रिजल्ट डायरेक्ट रखना है और हम उसे रखते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, अभी करेंगे हम यूनियन को इंटरसेक्शन पे हम डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, फिर यहीं आ जाएंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू उसकी रखनी है, इस बात का ध्यान रखें आप। ठीक है, तो इस तरह की ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो नाउ इट कम्स टू एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। जहाँ तक थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू है, आज हमारी ये सेट थ्योरी, सेट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइजेस पे, तो ज़्यादातर हमारा फोकस एनसीईआरटी पे ही रहेगा। कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स होगी जो हम आरडी की भी उठा सकते हैं, बट मेन फोकस हमारा एनसीईआरटी पे रहने वाला है। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लें। ये तीसरा लेक्चर, तीनों लेक्चर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।